Are you seeking for past video lectures, perfect guidance, PDF notes, and motivation? You will get here everything related to education and motivation. Our lectures of physics, English, maths, physical education are available here. We do instant replies to your comments, work on a suggestion, and fulfill your recommendation. We treat education beautifully. We provide easy to understand lectures, simple learning notes, and always available for you. Always feel free to ask. Visit Shadow of Success Best Education Point, the perfect guider. Hey, what's up people? This is Karthik Sharma here और अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN। ये चैप्टर सिमिलरली आपको क्लास 11th में भी नंबर 4 पर ही शायद मिलेगा और ये चैप्टर वहां पर भी फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN ही है। CWSN जो इसका फुल फॉर्म है वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या चाइल्ड विद स्पेशल नीड हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरा टोटली एलेबोरेट करेंगे, कंप्लीटली से डिस्कस करेंगे। क्लास 11th के अंदर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे मेनली डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर को ही एलेबोरेट किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को देखते देखते इसे लाइक भी दे देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वीडियो टोटल देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एक है, ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले आप अगर कुछ मनी डोनेट करना चाहते हो कुछ बच्चों को जो अपनी राइट टू एजुकेशन नहीं पा पाते हैं और उन्हें कुछ सोर्सेज वगैरह नहीं मिलते, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी लिमिट आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको दी जा रही हैं आपकी स्क्रीन पे। कोई भी नोटिफिकेशन के लिए या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। और साथ में आपको बस इतना करना है कि अगर आपने डोनेट किया है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारी मेल आईडी जो कि चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी उस पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है अपने नेम एंड एड्रेस के साथ, ताकि हम आपको ई जनरेटेड ग्रेट पर्सनैलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर से और इस वीडियो में हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। डिसेबिलिटी क्या है और डिसऑर्डर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेबिलिटी एक ऐसा इम्पेयरमेंट होता है जो कि कॉग्निटिव हो सकता है, डेवलपमेंटल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है या मेंटल या फिजिकल। ऐसी कोई डिसेबिलिटी जो कि आपके बॉडी फंक्शन से या बॉडी के ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड हो, दैट इज डिसेबिलिटी, ठीक है ना। आपके बॉडी के ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड हो, किससे, ऑर्गन से, या आपके बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जो आपके डेली लाइफ में यूटिलाइज किए जाते हैं उनके अंदर कोई ब्लिप आ जाता है ना। लेकिन आगे और देखते हैं डिसेबिलिटी को। डिसेबिलिटी रिडक्शन होता है किसी भी फंक्शनल एबिलिटी में, यानी कि हम डेली लाइफ में जो फंक्शंस करते रहते हैं, जो एक अच्छी खासी लाइफ को हम लीड करते हैं, जैसे कि हम डेली राइटिंग करते हैं और हमारे हैंड में कुछ ऐसा हो जाए यानी कि वो परमानेंटली पैरालाइज्ड हो जाए, तो दैट इज डिसेबिलिटी नॉट डिसऑर्डर, ओके। दैट इज डिसेबिलिटी क्योंकि आपका एक फंक्शन था जिसमें एक ब्लिप आ गया, जिसमें एक रिडक्शन आ गया, इसकी एफिशिएंसी में एक रिडक्शन आ गया, ठीक है। डिसऑर्डर की बात करें तो मेनली ये आपके मेंटल डिसेबिलिटीज से रिलेटेड होता है। अभी मेंटल डिसेबिलिटीज बोला है मैंने, ठीक है ना। मेंटल डिसेबिलिटीज को ही हम डिसऑर्डर कहते हैं। मेनली जो यूज किया जाता है आपके मेन जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या आप कैसे कह सकते हो कि आपका जो मेंटल सिस्टम होता है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर कॉल्ड इन डिसऑर्डर, ठीक है ना। ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आपके हेल्थ, जो किसी भी एक इंडिविजुअल की हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, ओके। डिसऑर्डर कैसे, जैसे कि डिसऑर्डर एक ब्लिप या हम कह सकते हैं डिस्टर्ब इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। यूजुअल फंक्शनिंग किसकी, आपके ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनिंग है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई ब्लिप, कोई डिस्टर्ब आता है तो दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज की तरफ, ठीक है। इस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में हम जानेंगे कि कौन कौन सी आपकी डिसेबिलिटीज होती हैं और कौन कौन से आपकी डिसेबिलिटीज के कॉजेज हो सकते हैं, है ना। इस चीज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं पहले कि डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में एक डिफरेंस और है, कुछ डिफरेंसेस हैं जो मेनली आपको एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। तो उस चीज को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। उसके लिए हमें चलना होगा पीछे वाली स्लाइड पे एक और बार। तो यहाँ पे आपको देखो एक ग्राफ पेपर दिख गया होगा, एक तरीके से आप कह सकते हो एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। डिसेबिलिटी का मीनिंग समझते हैं। ये तो मैंने आपको पर्टिकुलर डेफिनेशंस आपको दी थी ऊपर से, जो मैंने कंक्लूड करी थी कुछ थ्योरी के थ्रू। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, खासकर पूछ लिया जाता है कि आपको डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग अगर इसका समझे तो डिसेबिलिटी इज अ डिसएडवांटेज दैट रेस्ट्रिक्ट्स द फंक्शन और मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, लेकिन डिसऑर्डर इज अ डिसरप्शन कॉज टू द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ पर्सन। यानी कि यहाँ पर वहां पर एक डिस्टर्बेंस हो रहा है डिसऑर्डर के अंदर, लेकिन डिसेबिलिटी में परमानेंट रेस्ट्रिक्शन आ रहा है। आप हाथ हिलाते थे, उसके अंदर आप परमानेंटली हाथ हिला ही नहीं पा रहे हो, दैट इज डिसेबिलिटी। लेकिन उस हाथ को हिलाते वक्त थोड़ा हाथ इधर उधर हिल रहा है, दैट इज डिसऑर्डर। यानी कि वहां पे परफेक्शन नहीं है, दैट इज डिसऑर्डर, और वहां पे बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज डिसेबिलिटी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। पार्ट्स अफेक्टेड के बारे में बात करें तो डिसेबिलिटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द बॉडी पार्ट्स। बॉडी के पार्ट्स, जैसे कि मैंने ऑर्गन्स बात की थी, ऑर्गन्स में जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनमें डिसेबिलिटी आती है, लेकिन डिसऑर्डर आपके मेंटल कॉम्पिटेंसी जो होती है उससे रिलेटेड होती है ना। ये चीज समझ आई। अच्छा, इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में बात करें तो पार्शियल डिसेबिलिटी, कंप्लीट डिसेबिलिटी। टाइप्स में जैसे पार्शियल डिसेबिलिटी, कंप्लीट डिसेबिलिटी, यानी कि कभी कभी डिसेबिलिटी हो जाना या फिर टोटली डिसेबिलिटी हो जाना। और डिसऑर्डर में कुछ एग्जांपल्स से टाइप्स की बात करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ आई, ये इसके टाइप्स थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में, जो हमारे कोर्स में है वो चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है एक्चुअल में समझते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, एक डिसऑर्डर होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि हमारे चीज़ों को ब्रेन में स्टोर करने के लिए या इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए या उसे प्रोसेस करने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, हिंड्रेंस आ जाती है जब भी हम कोई चीज़ अपने माइंड में याद करने की कोशिश करते हैं या कोई चीज़ हम याद करके उसे स्टोर रखने की कोशिश करते हैं। खासकर बच्चों के साथ होता है कि वो क्वेश्चंस वगैरह याद नहीं रख पाते, दैट इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ये डिसेबिलिटी के केस में आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, परमानेंट हिंड्रेंस आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इट कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रीड, कंप्यूट, स्पीक एंड राइट। यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी भाई ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या होगी कि अब जब आप उस चीज़ को स्टोर नहीं कर पा रहे हो, प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आप उस चीज़ को ना तो समझ पाओगे, ना उसे पढ़ पाओगे, ना उसे बोल पाओगे, ना लिख पाओगे, दैट इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ओके, अच्छा, ये जो डिसेबिलिटीज होती है ना, इनविजिबल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। आपको आप डायरेक्टली किसी पर्सन को देख के नहीं बोल सकते कि इसके पास कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का वरदान मिला हुआ है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहाँ पे ये इनविजिबल होती है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर भी ये हो सकती है और एक एबनॉर्मल पर्सन के लिए भी ये हो सकती है। तो यहाँ पर ये इनविजिबल डिसेबिलिटीज भी बोली जाती हैं और इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि विच डिसेबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनविजिबल डिसेबिलिटी। तो हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज को ही इनविजिबल डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना, इसके सिम्टम्स समझ लेते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है, एक आता है मेमोरी डिसऑर्डर। ठीक है, सिम्टम्स के अंदर आ रहा है मेमोरी डिसऑर्डर। क्या है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो ऑडिटरी प्रॉब्लम्स या आपको चीजों को याद करने में जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो आपका मेमोरी डिसऑर्डर में आता है। ठीक है ना, आपकी मेमोरी के अंदर थोड़े से तत्व हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है ना। और हाइपर एक्टिविटी की बात करें तो एन इंडिविजुअल में नॉट हैव अटेंशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यानी कि हाइपर एक्टिविटी, हमने देखो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी हम यहाँ पे समझेंगे अभी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपका जो अटेंशन होता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए या पर्टिकुलर प्लेस पे कभी भी सेटल नहीं रहता है, एक जगह सेटल नहीं रहता है ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको एक जगह रहने में प्रॉब्लम हो रही है या आप कॉन्सेंट्रेशन खो रहे हो, दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी। और ये भी एक सिम्टम होता है आपके कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का। ठीक है ना, लास्ट आता है डायलेक्सिया। डायलेक्सिया का मतलब होता है कि आपको राइटिंग, रीडिंग या स्पीकिंग जैसी एक्टिविटीज के अंदर डिफिकल्टी महसूस करें, क्योंकि चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद ही हम चीज़ों को बोलना, लिखना या पढ़ना कर पाते हैं। तो ये आपके सिम्टम्स होते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के। तो ये मेन चीज सी समझ आ गई। आगे चलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड इन एडेप्टिव बिहेवियर व्हिच कवर्स रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। यानी कि इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटीज होती हैं ये आपकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होगा या एडेप्टिव बिहेवियर होगा, दोनों को कैरेक्टराइज करती हैं। ठीक है ना, उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस लेकर आती हैं जो कि आपकी कवर्स द रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। यानी कि आपकी जो डेली लाइफ होती है उससे भी रिलेटेड होती है, उस चीज़ को भी ये कवर करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आपके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग से रिलेटेड हो गई, यानी कि आपकी बोलने की क्षमता या आपके सोचने की या आपके कैसे बिहेवियर है आपका, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ओके, अच्छा, इट इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस। देख लो, थॉट प्रोसेस आ गई, कम्युनिकेशन आ गई, मनी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट। तो आपके सोसाइटी में कैसा बिहेवियर है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आपके क्या क्या थॉट्स हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, इस चीज़ से रिलेटेड आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। ये आपके साइकेट्रिक डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड करती है, जो कि आपके सोशल डिसेबिलिटी से रिलेटेड होती है, जैसे कि बिहेवियर, इमोशन या थिंकिंग, जो कि हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, ये हमारी 18 ईयर्स से पहले स्टार्ट हो जाती है। ओके,
इसके बाद आता है फिजिकल डिसेबिलिटी। तो फिजिकल से तो आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि आपकी फिजिकल फंक्शनिंग होगी, मोबिलिटी होगी या डेक्स्ट्रिटी या स्टेमिना जो होगा उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी या फिर वो प्रॉपर नहीं काम करेंगी, ठीक है ना। अदर इम्पेयरमेंट जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी, स्लीपिंग डिसऑर्डर या ऐसे भी जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं वो भी आपको होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। आगे बात करें जेनेटिक कॉज की, तो डिसेबिलिटी के कॉजेज में पहला जेनेटिक कॉज आता है, यानी कि आपको जीन से ये चीज़ें मिली हुई होती हैं कि हो सकता है आपके पेरेंट्स को ये हो या फिर कुछ आपके पैदा होते वक्त हो गया हो, तो जेनेटिक कॉज यानी कि आपके जो जीन से आपको हेरिडिटी जो मिली है वहाँ से ये डिसेबिलिटी हो सकती है। पॉवर्टी इसका एक केस हो सकता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाने क्योंकि आपको पैसे नहीं होंगे इतने ज़्यादा बच्चों के पास, तो वो क्या मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है पॉवर्टी, जहाँ पर वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड वो वहाँ पे नहीं ले पाते हैं। इसके बाद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें, तो ये भी डिसेबिलिटी कॉज कर सकती हैं परमानेंटली। कोई एक्सीडेंट होना, ये तो नॉर्मल बात है, एक्सीडेंट से डिसेबिलिटीज़ होना। इसके बाद आपका इन्फेक्टियस डिसीज, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि उंगली में इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उंगली काटनी पड़ी, हाथ काटना पड़ा, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ये भी एक कॉज होता है, ठीक है ना। इसके अंदर आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है उनके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाना, ये भी आपको डिसेबिलिटी कॉज कर सकता है। माल न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने बताया कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, कुपोषण जिसे हम बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर, अब हेल्थ की तरफ ध्यान ना दे पाना या ना देना जानबूझकर, और ऐसे हेल्थ पर ध्यान ना देने की वजह से डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कोई एक हिडन आपके अंदर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और जो आप जिसको अप्रोच नहीं कर पा रहे हो और जिसकी वजह से आपको एक डिसेबिलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी आपको याद होगा, जिसके अंदर अमेरिका ने जो परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स वहाँ पर डाले थे, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। तो ऐसी जो केसेस होते हैं, वॉर्स जैसे सिचुएशंस जो होती हैं, या फिर आप टॉक्सिक मटेरियल्स लो, पेस्टिसाइड्स लो या इंसेक्टिसाइड्स लो, ऐसे जो चीज़ें होती हैं ये भी आपके डिसेबिलिटीज़ के कॉजेज़ बन सकते हैं। आगे बात करें इलनेस की, तो कोई भी बीमारी जैसे कि कंटिन्यूस जो बीमारी चल रही हो जिसकी वजह से कोई आपका ऑर्गन या कोई पार्ट वहाँ पे काम करना बंद करे, दैट इज़ ऑल्सो डिसेबिलिटी। आपका लैक ऑफ एजुकेशन, प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं हो जिसकी वजह से आप गलत दवाइयाँ ले ली या कुछ गलत तरीके से कोई प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलोअप नहीं किया, तो ये भी आपको डिसेबिलिटी का कॉज बन सकता है। वॉर, जैसे कि वॉर के अंदर भी कोई अगर आप पार्ट ले रहे हो किसी वॉर का तो वहाँ पे आपका हाथ उड़ गया इधर उधर, तो ऐसे मतलब डिसेबिलिटीज़ के ये कॉजेज़ भी हो सकते हैं। मेडिसिन, वैक्सीन या कि इम्प्रॉपर मेडिसिन या इम्प्रॉपर वैक्सीन जो हैं वो अगर आपने यूज़ कर ली या करवा दी गई, दैट मे ऑल्सो द कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, ओके। इसके बाद अगर आप कैसे डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट में हो, जैसे कि फैक्ट्रीज़ के अंदर कोई गैसियस सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा बेंगल्स की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे कोई ऐसी हादसे हो गई, तो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ आपके डिसेबिलिटीज़ के कॉजेज़ का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, जिसमें आपका पहला आता है ADHD, जिसे हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरा हमारा आता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे हम SPD बोलते हैं। तीसरा हमारा आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हम ASD शॉर्ट में बोलते हैं। और इसके बाद आता है अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, जिसे हम ODD बोलते हैं। और एक और आता है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम OCD बोलते हैं। तो चलिए बारी बारी इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। पहला आता है हमारा ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसके नाम से ही हमें समझ जाना चाहिए कि अटेंशन से रिलेटेड है, आपके कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड ये कोई डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ बिहेवियर सिम्टम्स होता है जिसके अंदर आपका इनअटेंटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिवनेस आ सकती है, यानी कि आपको ध्यान ना दे पाना या आपका कंसंट्रेशन एक जगह पे ना रहना, आपके अंदर ज़्यादा गुस्सा आ जाना अचानक से, या फिर आपको ज़्यादा हाइपर हो जाना, ये सारी चीज़ें आपके इम्पल्सिवनेस के अंदर आती हैं, ओके। इसके बाद आपका इट मीन्स सच इंडिविजुअल्स हैविंग दिस ऑर्डर मे हैव सम प्रॉब्लम फोकसिंग इन सम एक्टिविटीज़ एंड मे बी अनेबल टू कंट्रोल देयर इम्पल्सिस, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ें तो ADHD अफेक्ट चिल्ड्रन हैव डिफरेंसेस इन बॉडी पार्ट्स इन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, उनके ब्रेन्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर कोई डिफरेंस है, दैट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ ADHD, क्योंकि उनकी एक्टिविटी और अटेंशन को वहाँ पर कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इनके चिल्ड्रंस के अंदर और एडल्ट्स के अंदर सिम्टम्स अलग दिखते हैं।
तो चिल्ड्रन के अंदर जो सिम्टम होते हैं वो आपके डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन जो होता है उसे भूल जाते हैं अक्सर। इसके बाद उनके जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इंडल्जेंट डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन में सपने देखते रहते हैं या फिर इधर उधर उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है, ना कि अपनी क्लास में होता है, ठीक है ना। इसके बाद वो परफॉर्म स्टैटिक, या मतलब एक जगह बैठे रहने वाली एक्टिविटीज़ या कुछ कॉन्सेंट्रेशन वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन्हें परफॉर्म करना, उनमें रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। साथ में वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटी सी चीज़ भी उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, और रेस्टलेस भी हो सकते हैं अगर उन्हें कुछ भी ऐसा फील हुआ तो। और वो क्वाइटली प्ले नहीं कर सकते, चीखते चिल्लाते रहेंगे या फिर ज़्यादा तेज़ बोलेंगे ऐसे करके, तो ये प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद जो वो अटेंटिव नहीं होते हैं, केयरलेस मिस्टेक्स करते रहते हैं, जो कि बहुत छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। इसके बाद हम बात करें अगर इसके सिम्टम्स एडल्ट्स के अंदर, तो एडल्ट्स के अंदर इसमें आपका एंजाइटी हो सकता है, उन्हें इम्पल्सिवनेस हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद उनके एंगर को कंट्रोल करने में मेनली प्रॉब्लम आती है जब ADHD हो जाता है, तो वो ईजिली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनके अंदर लो सेल्फ स्टीम, यानी कि उनकी खुद की इमेज ही उनकी सेल्फली जो हम कह सकते हैं उनके अंदर ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती है, वो लो सेल्फ स्टीम के हो जाते हैं। इसके बाद उनका मूड स्विंग, कभी भी ऐसा मूड ख़राब मूड ऐसा है ना, डिप्रेशन, या ये चीज़ें जो होती हैं कॉमन होती हैं ऐसे एडल्ट्स के अंदर। साथ में प्रॉब्लम इन कंसंट्रेटिंग, स्पेशली वाइल रीडिंग, जब वो पढ़ रहे होते हैं तब कंसंट्रेशन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके कॉजेज़ देखो, जेनेटिक फैक्टर भी यहाँ पे कॉज कर सकते हैं, ब्रेन इंजरीज, लो बर्थ वेट और ट्रॉमा एंड ब्रेन डिसीज़। यानी कि जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो जीन से आपको मिली हुई चीज़ें, शायद आपके पेरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम रही हो। ब्रेन इंजरीज, अगर आपके गिरने या किसी भी तरीके की ब्रेन इंजरीज कभी भी आई हों, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। लो बर्थ वेट, पैदा होते वक्त वेट कम होना, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, ब्रेन के पास प्रॉपर ब्लड ना पहुंचना, ये चीज़ें भी आपको ADHD का कॉज बना सकती हैं। ट्रॉमा एंड ब्रेन डिसीज़, ठीक है ना। इसके बाद आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन इन फैमिली, ये डिसिप्लिन ना होना, क्योंकि प्रॉपर आपको अगर गाइड नहीं किया जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स आपकी मेंटल होती हैं, तो कभी भी ये इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है ना। इसके बाद डाइट भी आपका मेन फैक्टर होता है, प्रॉपर डाइट ही आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। इसके बाद आपके ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी, जैसे कि अल्कोहल हुआ या दवाइयाँ हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको परेशानी दे सकती हैं ऐसी चीज़ों में, ठीक है ना। इसके बाद SPD आता है, और SPD को हम बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। यहाँ पर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आ गया, तो सेंसेशन और प्रोसेसिंग, यानी कि आपको अगर सेंसेशन हो रही है और उसकी प्रोसेसिंग कितनी देर में हो रही है, तो ये एक कंडीशन होती है ब्रेन की, जिसमें आपको किसी भी स्टिमुलस को एक्सेप्ट करने में, उसे रिसीव करने में और उसके बाद उसे रिस्पॉन्ड करने में। सपोज करते हैं किसी ने आपके हाथ पे कोई जो सुई होती है वो चुभाई, और जिसकी वजह से आपको कुछ सेकंड्स के बाद उसका सिम्टम आपको दिखा अपने ब्रेन में, जिसकी वजह से आपने उसे रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया। तो ये आपको ब्रेन में डिफरेंस जो हुआ ब्रेन में और आपके स्टिमुलस के अंदर, उसकी एक्टिविटी के अंदर, तो वहाँ पे क्या डिफिकल्टी इसमें आई आपको रिसीव करने में और रिस्पॉन्ड करने में इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना, जो कि आपके सेंसेस के थ्रू आ रही थी। ओके, इसके बाद इट्स सम सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम, यानी कि नर्व्स के अंदर कुछ ऐसा ट्रैफिक जाम, यहाँ पे कोई पी पॉ नहीं करते, लेकिन न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जाम का मतलब होता है आपके नर्व्स के अंदर ऐसा ट्रैफिक जाम जो कि आपके ब्रेन तक, या TGE नहीं है, द ब्रेन है, जो आपके ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे पहुंचने में थोड़ा टाइम लेने पर मजबूर कर रही है, उसको इंटरप्रेट कर रही है, ठीक है ना, सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे, ठीक है। जैसे कि टच, साइट, टेस्ट, मूवमेंट, ऐसे सेंसेस को इफेक्ट कर सकता है और मल्टीपल सेंसेस को भी कर सकता है। अगर किसी को SPD है तो वो बहुत ज़्यादा तरीके से डराया जा सकता है, उसे टच करोगे तो डर जाएगा या वॉमिट कर देगा या किसी भी टेबल के नीचे घुस जाएगा डर की वजह से, क्योंकि उसकी जो सेंसेस होंगे वो अचानक से उसे उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएंगे, उस स्टिमुलस के जो इन्फॉर्मेशन होगा उसे पहुंचाएंगे, ब्रेन उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। जब अचानक से उसे ऐसा कोई स्टिमुलस मिलेगा तो अचानक से वो रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जैसे कि बाहर से कोई लीफ गिरी, उसकी आवाज़ आई तो अचानक से उसके ब्रेन में पहुंचेगी, जिसकी वजह से वो बंदा डर सकता है, ठीक है ना। इन सम केसेस पर्सन विद SPD में रिमेन अनरिस्पॉन्सिव टू एनीथिंग अराउंड हिम। होता है कभी कभी कि बहुत टाइम में उन्हें रिस्पॉन्ड मिलता है इस चीज़ का, यानी कि अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं कभी कभी उनके आसपास जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। और कॉजेज देखें तो जेनेटिक कॉज पहला कॉज है, इसके बाद लो बर्थ वेट, एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे, आपका जो डिप्रेशन हो सकता है, आपका जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी है, आपको कैसे वहाँ पे बचपन से चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, दैट ऑल्सो
कॉजेज ऑफ एसपीडी। फिजिकल कॉज भी हो सकता है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है ना। इसके बाद एएसडी आता है जिसे हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? ये एक डिसऑर्डर होता है जो कि आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है डायरेक्टली, है ना। जैसे कि यंग चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें एएसडी होता है, तो वो कम्युनिकेशन करने में, लैंग्वेज में, या उनकी जो बिहेवियर है, सोशल स्किल्स जो हैं, उनके अंदर उन्हें उस चीज़ को प्रोवाइड कराने में, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है। जैसे कि इट इज़ अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल इंटरवेंशन, कम्युनिकेशन चैलेंजेस एंड टेंडेंसी टू बिहेव। आप कैसा बिहेव करते हो, कैसा कम्युनिकेशन चैलेंजेस, जैसे कि आप बोल नहीं पाते हो, ये सारे डिसऑर्डर के अंदर ये चीज़ें होती हैं। आपका सोशल रिलेशन कैसा बनता है, तो ये इसके अंदर होता है। अब यहाँ पे ऑटिज्म वगैरह की बातें करेंगे हम, लेकिन उससे पहले चिल्ड्रन विद एएसडी में बिहेव डिफरेंटली और रिपीट सेम एक्टिविटीज़ ओवर एंड ओवर अगेन। इसका जो मेन फैक्टर है, मेन सिम्टम है कि यहाँ पर आप सेम चीज़ें बार बार कर सकते हो, करते रहते हो। अगर एएसडी है आपको, जैसे कि बार बार चीज़ों को छूना या सेम एक्शन बार बार करना, है ना, तो ये चीज़ें आपके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि एएसडी में आती है। या फिर आप आई कांटेक्ट बनाना प्रेफर नहीं करते हो। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में खास कर पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से डिसऑर्डर हैं जिसमें इंडिविजुअल्स आई कांटेक्ट नहीं कर पाते या प्रेफर टू बी अलोन करते हैं, तो ये एएसडी है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स के जो मेन फैक्टर्स हैं इन्हें आपको समझना ज़रूरी है। इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ अगर बात करें तो कॉजेज़ है आपका जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर, सेमली जैसे मैंने आपको बताया। ब्रेन डेवलपमेंट, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत स्लो रहा हो कि रियल एज आपकी 14 है लेकिन ब्रेन आपका अब तक उतना ही डेवलप हुआ है जितना 7 साल के बच्चे का हुआ था, ऐसे ही इसे एएसडी होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कॉजेज़ हो सकते हैं वो ये थे। ओडीडी की बात करें तो ओडीडी से हमें समझना चाहिए ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, यहाँ पे ऑपोजिशन आ गया, डेफिएंट आ गया, ठीक है ना। ऑपोजिशन का मतलब क्या है कि ऐसा ग्रुप है, ऐसा सेट है बिहेवियर्स का जिसके अंदर आपके डिसरप्टिव बिहेवियर्स के डिसऑर्डर आते हैं। डिसरप्टिव यानी कि आपको डिस्टर्ब करना या किसी से मतलब उल्टा बोलना या मतलब उसके हमेशा अपोजिशन में रहना, आपको सही गलत बोलना है, गलत को सही बोलना है, दैट इज़ द ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ये एक डिसओबीडिएंट, हॉस्टाइल, डेफिएंट बिहेवियर, और हम कह सकते हैं कि ये ऐसा एक बिहेवियर होता है जिसके अंदर आप हमेशा चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हो, उन्हें अपोज करते हो, है ना। ओडीडी पर्सन क्या है कि हमेशा उनके आसपास जो लोग होते हैं उन्हें डिस्टर्ब करने, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ओके, इसमें ये क्या है कि एक मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ है डिसऑर्डर जो कि बच्चों में खासकर पाया जाता है, एडोलसेंट्स में खासकर पाया जाता है, जो कि जब भी उन्हें ऐसा डिसऑर्डर होता है तो एक रेबल की तरह एक बिहेवियर शो करते हैं, अपने एडल्ट्स के साथ आर्ग्यू करना, उनके साथ हम कह सकते हैं जवान लड़ाना, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। उसके बाद रिफ्यूज़ टू ओबे, उनकी बातों को ना मानना, ये सारी चीज़ें इनकी ओडीडी वाले डिसऑर्डर में आता है, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद जो कॉजेज़ होते हैं, कॉजेज़ के अंदर आपका पहला आता है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक कॉज तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कॉजेज़ जैसे कि हम जेनेटिक फैक्टर तो नहीं ले सकते, लेकिन उसका बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर्स को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी इसमें दी हुई है। साथ में आपके फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और आपका यहाँ पे सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मेनली हो सकती हैं वो ये हैं। और इसके बाद ओसीडी के डिस्कशन हम कर सकते हैं। ओसीडी हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ पर दो चीज़ें मेनली याद रखने वाली हैं, ऑब्सेशन और कंपल्सन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन क्या है, कंपल्शन क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझते हैं एक्चुअल में ये डिसऑर्डर है क्या है। इट इज़ अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड वॉक ऑफ लाइफ। यानी कि कभी भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को ये डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें आपको ऑब्सेशन और कंपल्सन दोनों चीज़ें होंगी। इसके अंदर आप या तो ऑब्सेशन या कंपल्सन की एक साइकिल के अंदर बंद के रह जाओगे, एक ऑब्सेशन हो जाएगा या कंपल्सन। ऑब्सेशन का मतलब किसी चीज़ की आदत हो जाना, किसी चीज़ का मतलब बार बार करना, उसके बिना आपको ना रहना। कब कंपल्सन किसी फोर्स के थ्रू या किसी प्रेशर के अंडर आपको वो चीज़ें कंपलसरी हो जाएं करना, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे अभी। जिन्हें OCD होता है वो कांस्टेंट थॉट ऑफ फियर्स उनके अंदर आते हैं, यानी कि हमेशा उन्हें डर लगा रहता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया, ऐसे रिचुअल्स मैंने फॉलो नहीं किए, रूटीन्स फॉलो नहीं किए तो क्या हो सकता है, उनके हमेशा ये डर रहता है।
तो ऑब्सेशन क्या है कि डिस्टर्बिंग थॉट्स आपके ऑब्सेशन होते हैं, लेकिन डिस्टर्बिंग रिचुअल्स आपके कंपल्सन होते हैं। डिस्टर्बिंग थॉट्स कैसे, जैसे कि आपने अगर हाथ नहीं धोए तो बार बार हाथ धोना क्या शायद जर्म्स होंगे, ये आपके थॉट प्रोसेस है कि बार बार हाथ धोने से जर्म्स खत्म हो जाएंगे, दैट इज ऑब्सेशन। लेकिन रिचुअल्स की बात करें तो जैसे कि आज आपने ये पूजा नहीं करी, कल ये पूजा नहीं करी, दैट आर द कंपल्सन, जो कि आपके रिचुअल्स होते हैं, खासकर आपकी जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके कॉजेज क्या हैं OCD के, कॉजेज की भी कोई यहाँ पे स्पेसिफिक कॉज नहीं है क्लियर कट। इसके पास ऑब्सेशंस और कंपल्सन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ऑब्सेशन इसमें आपका फियर ऑफ हार्म टू योर सेल्फ और लव्ड वन, यानी कि इसमें एक ऐसा डर होता है ऑब्सेशन के अंदर, जैसे कि आपका बार बार हैंड वॉश करना, दैट इज अ ऑब्सेशन। इसके अंदर आपका ये डर होता है मेन ऑब्सेशन कि आप कहीं आपने हाथ नहीं धोए तो जर्म्स उन्हें ट्रांसफर हो जाएंगे आपको, या आपके जो लव्ड वन है उन्हें ट्रांसफर हो सकते हैं, उनके प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपके ऑब्सेशन में एक चीज़ आती है। अ फियर ऑफ कॉन्टेमिनेशन बाय जर्म्स, जैसे कि मैंने बताया जर्म्स से आपको प्रॉब्लम हो जाए ऐसा। हैविंग एक्सेसिव डाउट्स, बहुत सारे दिमाग में डाउट रखना, और डाउट की वजह से आप उस चीज़ को बार बार करना कि कहीं यार ये गलत ना हो जाए या सही हो गई है तो इसे और बेटर करना, दैट इज मेन ऑब्सेशन। और एक और चीज़ आती है कि आप एम्बेरस्ड फील ना करो सोसाइटी के आगे, इसके लिए आपको प्रॉपर रखना है अपने आप को हर वक्त, दैट इज ऑल्सो फियर ऑफ बीइंग एम्बेरस्ड एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेन ऑब्सेशन। ओके, इसके अंदर आप फियर ऑफ गेटिंग डर्टी, गंदे संदे ना हो जाओ, या सोसाइटी में आपको ऐसा फील ना हो, एम्बेरसमेंट फील ना हो, डर्टी ना हो जाए, जम्स ना आ जाए, ये सारी चीज़ें आपके ऑब्सेशन में आ गई। आपका फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियाँ करने का जो डर होता है, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्सेशन, कि आपको बार बार डर लग रहा है कि मैं ये गलती ना कर दूं, और उस गलती को ना करने के लिए हम बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उन्हें रैपिडली करते हैं, या उन्हें एक ऑब्सेशन के थ्रू उन्हें हम अपने थॉट्स में डाल लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल का पीना। ओके, इसके बाद मेल कंपल्सन्स आते हैं। मेन कंपल्सन्स हमारी कैसे हैं, जैसे कि बाथिंग और वॉशिंग हैंड सेवरल टाइम्स, ये आपका ऑब्सेशन भी हो सकता है, लेकिन आप बार बार नहा रहे हो, बार बार आप हाथ धो रहे हो, दैट इज़ कंपल्सन। आप कंपल्सरी भी हो सकते हो अपने आप को साफ रखने के लिए किसी फोर्स के थ्रू, जैसे कि आपके थॉट प्रोसेस के थ्रू, है ना। इसके बाद चेकिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, कंपल्सरी हो जाता है आपके लिए कि यार मैं अपनी चीज़ों को बार बार चेक करता रहूँ, कहीं कोई चोरी नहीं हो गई हो या कोई ख़राब ना हो गया हो, है ना, ऐसी चीज़ें। इसके बाद रिपीटिंग स्पेसिफिक वर्ड्स, खासकर जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, कोई मंत्र बोलना या कोई ऐसे वर्ड्स बोलना जो बार बार आप उन्हें बोल रहे हो, स्पेसिफिकली उन्हें बोल रहे हो, दैट आर कंपल्सन्स। ओके, इसके बाद होर्डिंग यानी कि आप बार बार चीज़ों को लिख रहे हो, फिर उन्हें समझ रहे हो, फिर उन्हें बार बार बोल रहे हो, बार बार बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी कंपल्सन के अंदर आती हैं। इसके बाद कांस्टेंट प्रेइंग, आपकी कांस्टेंट प्रेइंग यानी कि आप लगातार कंटिन्यूसली प्रे कर रहे हो और उसको बार बार मतलब रिपीट कर रहे हो, दैट इज़ योर कंपल्सन, कि आप ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स बताऊंगा। डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स की एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है जिसमें आप किसी भी डिसेबल्ड पर्सन को, किसी भी जो पर्सन जिससे डिसेबिलिटी है उसे अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो उसके साथ आपको कैसा बिहेव करना चाहिए। तो एटिक्वेट्स कुछ इस तरीके से हैं कि आपको नॉर्मल पर्सन की तरह ही उसके साथ बिहेव करना है, उसे डिसेबल्ड पर्सन कहने के बजाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कहना है, क्योंकि डिसेबल्ड पर्सन आपको उनकी जो क्वालिटी है उसे शो कर सकता है कि वो एक तरीके से आपके एलिजिबल है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी की इस पर्सन को ये डिसेबिलिटी हुई है, ठीक है ना। इसके बाद इनको हमेशा शेक हैंड यानी कि उनके साथ हाथ मिलाकर या फ्रेंडली इंट्रोडक्शन उनके साथ आपको करना चाहिए। साथ में आपको केयरफुली उनकी बातों को पहले सुनना है, उसके बाद आपको अपनी बातें कहनी है, ठीक है ना, उन्हें पहले ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। उन्हें पर्सनल क्वेश्चंस पूछना अवॉइड करना चाहिए ताकि उन्हें कोई हर्ट ना हो, और उनकी जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उनके साथ बात करनी चाहिए, उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना। इसके बाद एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN। तो CWSN के लिए हम फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर हम कंडक्ट कराते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फिजिकल इंप्रूवमेंट होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं वो क्या कर पाते हैं कि अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन हम जब ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराते हैं तो उनकी प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से उनके कोऑर्डिनेशंस बनते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी भी वहाँ पर इंप्रूव होती है। तो ऐसे बच्चे आपकी जैसे ओबेसिटी हुई या लाइफस्टाइल डिजीज़ हुई, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अगेंस्ट लड़ पाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मेंटल इंप्रूवमेंट होता है, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ इंप्रूव जनरल मूड एंड वेलनेस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि उनका जो मेंटल इंप्रूवमेंट होता है वो सोशलिटी में बदल जाता है, फ्रेंडशिप में बदल जाता है, तो इसके अंदर वो इंप्रूवमेंट उन्हें
देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम आपका जैसे कि कई सारे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम जैसे जो सेंसेस होते हैं वो डेवलप होते हैं। इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट दोनों ही चीज़ें होती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर, और जिसकी वजह से आपकी जो सेंस ऑफ एक्म्प्लिशमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज़ होता है ना। इसके बाद हम बात करें तो रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। अब जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं तो वहाँ पे आपका डिप्रेशन आपके रिड्यूस हो जाता है, एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, ताकि हम आपको जो ब्रेन होता है हमारा वो क्या होता है कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर बट जाता है। ओके, इसके बाद हमारा कॉग्निटिव बेनिफिट, जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ थी उनके अंदर में फ़ायदा मिलता है। ठीक है ना, उन्हें डिस्कवर करने में उन्हें, है ना। इसके बाद हम बात करें तो इम्प्रूव सोशल इंट्रैक्शंस बढ़ते हैं उनके बीच में। इसके आगे बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल वीक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दे आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क लाइक अदर पर्सनस डू, यानी कि नॉर्मल पर्सन की तरह वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके इमोशनल से जुड़ी होती है, तो ये सारी चीज़ें वीक हो जाती हैं। तो इन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बेनिफिशियल होती हैं। आपका जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होता है रिड्यूस हो जाता है। कई सारे डिसीजेज या कई सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, और साथ में एपेटाइट या क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इनका इम्प्रूवमेंट होता है, इनके अंदर जो रिस्क होते हैं वो उनका डिक्रीमेंट होता है। अब स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर CWSN। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए प्रॉपरली कि उनकी बॉडी कैसी है। उसके बाद उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि उनके इंटरेस्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय कर पाएँ। इसके बाद उनके जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उनकी जो नीड है, उनकी जो स्पेशल नीड है बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि एवं ही किसी के लिए भी नॉर्मली या कॉमन रख दिया। जिसका जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग उनके इक्विपमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद उनका जो इन्वायरमेंट है, उनके जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिकली प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी शुड बी यूज्ड, यानी कि इंस्ट्रक्शंस देने की कई तरीके की क्वालिटीज़, कई तरीके की वैरायटीज़ यूज़ करनी चाहिए, ताकि उनको वो समझ पाएँ ईजिली। इसके बाद जो रूल्स होते हैं वो मॉडिफाइड उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग करने चाहिए, ये नहीं कि जो नॉर्मल पर्सन के लिए होता है वही रूल्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इससे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनकी जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें रूल्स को मॉडिफाई करना चाहिए। इसके बाद जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उनका कुछ बच्चों का या डिसेबिलिटी से पहले, तो उस चीज़ को भी कंसिडरेशन मिलना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उन्हें एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए। इसके बाद मैं आपको माइंड मैप्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन्हें आप देख सकते हो ईजिली, इन्हें आप पढ़ के यहाँ पर समझ सकते हो टोटल सारी चीज़ें एक नए वे में। तो ये जो सारे आपको PDF हैं नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और ये सारी डाउनलोड करने के लिए लिंक दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप क्लीन सराउंडिंग्स। जय हिंद।